आजकल अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो एक बड़ी कमाल की चीज निकल के आ रही है कि व्हाट हैपन व्हेन अ कंट्री डिफॉल्ट्स। आखिर क्या होता है जब एक कंट्री पूरी की पूरी डिफॉल्ट हो जाती है। और इसका एक जीता जागता एग्जांपल हमारे सामने है हाल में श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके विषय में आप बहुत बढ़ चढ़ के सुने। जनता सड़कों पर आई और बड़ी स्थितियां आपातकालीन जैसी नजर आई और आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के भी जो एक्शंस रहे वो सही दिशा में नहीं रहे। जहां तक हम श्रीलंका की बात करें तो वैसा ही देखने को मिला हमें पाकिस्तान की भी स्थिति को लेकर। IMF द्वारा दोबारा लोन सैंक्शन करने के विषय में जब इन्होंने बात की पाकिस्तान ने, तो उन्होंने फाइनली मना कर दी। आखिर अब सवाल यह है कि जो लोन ले चुके हैं और दिवालिया हो चुके हैं, दिवालिया घोषित स्थिति में है, तो आखिर इनके लिए प्रोसीजर क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और इस तरह का लोन लेने के बाद जब ये डिफॉल्ट करते हैं तो आखिर इनके साथ किस तरह की प्रक्रिया की जाती है। आज इस विषय में हम डिटेल तरीके से समझेंगे और समझना ये भी है कि आखिर ये लोन अमाउंट कैसे चुकाते हैं और ना चुका पाने पे किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना होता है। बट उससे पहले हम लोग समझेंगे डिफॉल्ट करने का मतलब क्या है, डिफॉल्ट होने का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं अगर किसी व्यक्ति या कंपनी के डिफॉल्ट होने का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर खरीदने के लिए आप गए लोन लेने के लिए। जब लोन लेने के लिए आप जाते हैं तो लाजमी सी बात है कि वहां पे आपके ITR वैल्यू को देखा जाता है, साथ ही साथ ये देखा जाता है आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, सिविल स्टेटस देखा जाता है, उसके बाद प्रॉपर्टी की एक्यूरेसी देखी जाती है। दैट मीन उस डॉक्यूमेंट को जब्त किया जाता है जिसको आप बेसिकली जिसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको फाइनली लोन लेने का अधिकार होता है। फिर इस तरह से आपकी EMI बना दी जाती है, आपको हर महीने EMI चुकाना होता है, आप क्रमशः EMI चुकाते रहते हैं। अगर आप एक समय के बाद EMI चुकाना बंद कर देते हैं तो लाजमी सी बात है कि बैंक वहां पे अब प्रोसेस शुरू करती है आपको नेक्स्ट स्टेप पे कि आखिर कैसे आपसे रिकवरी किया जाए। अमूमन देखा भी गया है कि इंटरनल देश के अंदर भी हम देखें तो लोग लोन तो ले लेते हैं बट वो चुका नहीं पाते हैं, तो उनकी रिकवरी की स्थिति को किस तरह से बैंक प्रोसेस करती है। तो सबसे पहली प्रक्रिया में यही होता है कि बैंक आपको लगातार नोटिस भेजती है। नोटिस के साथ साथ बैंक से लगातार कॉल आते हैं। एनफोर्समेंट एजेंसीज भी बैंक के अंदर होती हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं जिनको वो भेजते हैं, जिससे रिकवरी करने की बात करते हैं और कहते हैं कि आप टाइमली लोन का भुगतान करें। अगर अंततः आप ये चीज़ कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको जब्त कर लिया जाता है और साथ ही साथ उसको कहीं न कहीं नीलाम किया जाता है, बेचा जाता है और फाइनली आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। और जब आप कभी दोबारा लोन लेने जाते हैं या किसी भी तरह की प्रक्रिया के लिए जाते हैं तो लाजमी सी बात है बैंक आपको लोन देने से मना कर देती है। और वहीं पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने रहा। जब उन्होंने दोबारा IMF से लोन की डिमांड की तो उन्हें मना कर दिया गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कहीं न कहीं उन्होंने लोन देने में खुद को डिफॉल्ट किया। यही प्रक्रिया जहां व्यक्ति के लिए यही सारी चीजें कंपनी के लिए भी होती है। अगर कंपनी भी इस तरह से लोन लेती है और वो टाइमली नहीं चुका पाती है तो उसके लिए भी व्यवसाय करना आगे चल के डिफिकल्ट हो जाता है और कंपनी को भी फाइनली दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो बेसिकली आप एक बेसिक समझ पा रहे होंगे कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो लोन आपने लिया, जिस चीज के अगेंस्ट आपने लोन लिया और उसको निभा पाने में आप सक्षम नहीं हो पाए तो आप डिफॉल्ट घोषित कर दिए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें समझना है कि आखिर कंट्री में डिफॉल्ट की जब सिचुएशन होती है, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल और कंपनी में देख रहे हैं तो जो एसेट होता है उसको हम कब्जा कर लेते हैं, दैट मीन उसको कैप्चर करके नीलाम कर देते हैं। तो क्या कंट्री भी इस तरह के कुछ एसेट वैल्यू को या अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो लोन लेते समय वहां पे बंधक रखती है? क्या उसको नीलाम कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में आ रहे हैं, इन पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, जो कि एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है। डिफॉल्ट को एक तोड़ा गया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वादे के रूप में देखते हैं। दैट मीन डिफॉल्ट तो लाजमी सी बात है कि जिस चीज को लेकर के आपने एग्रीमेंट किया उस चीज को नहीं कर पाए तो वो एक डिफॉल्ट के तौर पे देखा जाता है। कंपनियों की तरह कंट्री भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रेडिटर से लोन लेते हैं। ये देश लोन के बदले कुछ बॉन्ड भरते हैं और देश की कुछ संपत्तियां गिरवी भी रखी जाती है। इनसफिशिएंट कैश फ्लो की वजह से कंट्रीज अक्सर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के साथ साथ IMF जैसे संगठनों को लोन की अमाउंट और ब्याज लौटाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसे ही सॉवरेन डेब्ट फॉल्ट या डिफॉल्ट कहते हैं। अब समझते हैं कि सॉवरेन डिफॉल्ट होते क्यों हैं। किसी भी देश अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी उस देश की गवर्नमेंट की होती है। कंट्री के लोन और डिफॉल्ट का जिम्मा भी सरकार का ही होता है। सॉवरेन डिफॉल्ट होने की मेन कारण पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल सिस्टम का कमजोर होना, वार, रेवोल्यूशन, ओवर स्पेंडिंग, करप्शन, फिनेंशियल क्राइसिस, ये मुख्य कारण होते हैं किसी देश के अंदर, जिसके कारण कहीं न कहीं फिनेंशियल स्ट्रक्चर उस देश का गड़बड़ होता है। इसे और सही तरीके से समझे तो किसी भी देश की रूलिंग पार्टी बदलती है तो नई सरकार अक्सर उस लोन पर डिफॉल्ट करती है जो उसकी पिछली सरकार ने विरासत में उसको दिए हुए होते हैं। कई कारण है कि कोई देश अपने लोन पर डिफॉल्ट क्यों करता है, जिसमें सबसे पहला कारण आता है ग्लोबल मनी फ्लो का सही ढंग से ना होना और अपर्याप्त ट्रेजरी शामिल है।
फॉर एग्जाम्पल 2010 में जमैका ने $7.9 बिलियन का लोन डिफॉल्ट सरकार द्वारा अधिक खर्च और देश के सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री टूरिज्म की गिरावट के कारण हुआ। 2010 की कहानी है जमैका की। एक वेबसाइट के आर्टिकल के अनुसार 377 बीसी में ग्रीस जो है पहला डेवलप्ड कंट्री बना जिसने अपने लोन पर डिफॉल्ट किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी, ग्रीस द्वारा डिफॉल्ट किए हुए लोन का अमाउंट $1.8 बिलियन था। साल 1829 से अब तक के इतिहास में आधे से ज्यादा टाइम ग्रीस ने लोन पर डिफॉल्ट किया है। दूसरी ओर स्पेन ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच 15 से अधिक बार डिफॉल्ट किया। अर्जेंटीना ने साल 2001 में $132 बिलियन का डिफॉल्ट किया था। साल 2016 और 2020 में भी अर्जेंटीना ने डिफॉल्ट किया था। यूएसएसआर ने भी साल 1918 और रसिया ने 1998 में भी डिफॉल्ट किया था। कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि रसिया यूक्रेन वॉर के समय जब रसिया पर इतने सारे इंटरनेशनल सैंक्शन लगे हैं तो यह देश फिर से $117 बिलियन के जो है डिफॉल्ट करने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं हम सारी कंट्रीज को देख लें, वेनेजुएला देख लें, इक्वाडोर देख लें, मैक्सिको देख लें, फ्रांस देख लें, इजिप्ट देख लें, चीन देख लें, ईरान देख लें, इंडोनेशिया देख लें, जापान देख लें, कुवैत देख लें, जर्मनी देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, यूके देख लें, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे बड़े देशों ने अपने अपने लोन पे डिफॉल्ट किया है। और हम इस बात को बहुत गर्व से अब कहना चाहूंगा कि अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो इंडिया ने आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं किया। इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट $620.7 बिलियन का है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो गोल्ड रिजर्व रखे हैं फॉरेन एक्सचेंज के बदले में उसकी वैल्यू जुलाई 2022 तक $572.7 बिलियन का है। आरबीआई अपने पास इतना बफर रिजर्व हमेशा रखती है जिससे इंडियन गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट ना कर पाए। आइए अब जानते हैं अगला सवाल कि अगर कोई कंट्री डिफॉल्ट करती है तो उसके साथ क्या होगा। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको जब लोन प्रोसेस समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल या कंपनी लोन भुगतान करने के लिए बैंक आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, हर कोशिश करती है लोन के इंटरेस्ट अमाउंट को रिफर करने के लिए जो है अलग अलग रास्तों से आपको रिकवर करती है। बट जब हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं जो इंडिविजुअल और कंपनी के साथ होती हैं। किसी भी कंट्री के एसेट को लोन रिकवर करने के लिए जब्त नहीं किया जा सकता है। सरकार को उस पैसे के भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो उसके पास डिफॉल्ट के दौरान नहीं है। हालांकि इस बात पर कोई निश्चितता नहीं है या देश के बाहर इससे देश की संपत्ति पर लागू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे हम समझें तो अर्जेंटीना ने 2012 में डिफॉल्ट की तो उसके नेवी ट्रेनिंग शिप जो उस समय घाना में स्थित था उसे जब्त कर लिया गया। ऐसे में जिस देश ने लोन लिया उसके पास एकमात्र रास्ता बचता है नेगोशिएशन से उस चीज को एडजस्ट करना। अब लाजमी सी बात, जब नेगोशिएशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं अपने जो सरकारी बॉन्ड्स को उनको रिस्ट्रक्चर करना, दैट मीन कट शॉर्ट करने की कोशिश करना जिससे बॉन्ड वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाए। डिफॉल्ट का क्या असर होता है किसी भी देश पर? आई थिंक किसी भी देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता है। कहते हैं सॉवरेन डिफॉल्ट के दो बड़े इंपैक्ट इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट पर पड़ा है और साथ ही साथ इनका असर दूसरे लोन के इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक स्टॉक और एक्सचेंज रेट्स पर भी काफ़ी होता है। डिफॉल्ट से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी प्रभावित होता है। इसकी शुरुआत सड़कों पर दंगों से हो सकती है जैसे आपने श्रीलंका में देखा, जिससे बैंकिंग क्राइसिस पैदा हो सकती है। बैंकिंग का संकट का मुख्य कारण यह हो सकता है कि लोग अनिश्चितता और भ्रम के कारण अपने सारे पैसे बैंक से निकालना स्टार्ट कर दें। उदाहरण के तौर पर बैंक क्राइसिस की संभावना 30% तक बढ़ सकती है और सरकार पैसे निकालने से बचने के लिए अपने बैंकों को बंद कर सकती है। कभी कभी विड्रॉ की अनुमति दी जाती है लेकिन कैपिटल पर नियंत्रण लगाया जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन अभी हमने चीन में भी देखा जहां लोगों को बैंक से विड्रॉ के लिए रोका जा रहा है। दरअसल चीन को $350 बिलियन का मॉर्गेज लॉस झेलना पड़ रहा है। ऐसे में जब चीन के लोग अपने कैपिटल्स को बैंक से निकालेंगे तो चीन में डोमेस्टिक डिफॉल्ट हो जाएगा जिससे उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब आप समझेंगे मुख्य रूप से कि सॉवरेन डेब्ट डिफॉल्ट के साथ देश हाई इंटरेस्ट रेट्स पर उधार लेते हैं जिसके रिजल्ट में घरेलू बैंक हाई इंटरेस्ट पर उधार देते हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है कि अगर आप हाई इंटरेस्ट पे बाहर से उधार लेंगे तो आपकी बैंक भी जो आगे होंगी वो हाई इंटरेस्ट पर ही उधार देंगे। इससे देश के व्यापार और निर्यात पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा सरकार में बोरोवर्स के बीच कम या कोई भरोसा नहीं होने के कारण वो बैंकों से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं। इससे इकोनॉमिक क्राइसिस होने का खतरा होता है। तो ये सबसे अहम था जो आप समझ पाए कि कहीं न कहीं लोगों का ओवरऑल फेथ फैक्टर इन सारी चीजों से गिर जाता है और देश में एक अस्थिरता व्याप्त हो जाती है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट लोकल करेंसी को ज्यादा मात्रा में क्यों नहीं छापती है जिससे इनका लोन से छुटकारा मिल सके। यह सवाल आपके भी मन में काफी बार आया होगा और इसको डिटेल तरीके से समझाना
भी बहुत ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली इस विषय में मैं बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो पे बनाऊं और आपको बताऊं कि आखिर गवर्नमेंट क्यों ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी को नहीं छापती है इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अभी इस सवाल के जवाब के एक हिस्से को हम समझते हैं कि अधिक पैसा छापने से इन्फ्लेशन हो सकता है, या मुख्य रूप से पैसों की सप्लाई बढ़ने के कारण उत्पादों की लागत उनकी मांग में वृद्धि के कारण बढ़ सकती है। रिजल्ट में करेंसी का डिवैल्यूएशन भी किया जा सकता है, जो अक्सर डिफॉल्ट से भी बदतर हो सकता है। इसके अतिरिक्त गोल्ड स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड करेंसी देशों को जब चाहे पैसा छापने से रोकती है। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड करेंसी सभी देशों पर लागू नहीं होती है। सरकारों को बेहतर इकोनॉमिक प्लान और एम्प्लॉयमेंट अपने देश में लागू करते रहना चाहिए। इनमें समय समय पर चेंज भी लाने चाहिए, जिससे उनका डोमेस्टिक लेवल पर कैश फ्लो बना रहे और फॉरेन एक्सचेंज में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आशा करता हूँ आप सबको डिफॉल्ट क्या होता है, कैसे होता है और लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है, इस बात को आप महसूस कर पा रहे होंगे। कंट्रीज इससे कैसे बचती हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की और क्या हो सकता है। वीडियो और कंटेंट लाजमी सी बात है, पसंद आया होगा बिल्कुल थोड़ा सा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी आइए, नेक्स्ट किस मुद्दे पर किस विषय पर आप विचार सुनना चाहते हैं, आप बिल्कुल आदेश करें, मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।